बेसिक स्टॉक मार्केट की सीरीज में आज हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करने वाले हैं और टेक्निकल्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें टेक्निकल में देखते हैं। स्टॉक टेक्निकल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें। तो सबसे पहले हम अगर इसको क्रिकेटिंग एनालॉजी के हिसाब से समझें तो क्रिकेट में अगर आपने देखा होगा कि मैच के दौरान जो चार्ट दिखता है आपको, चार्ट इन सेंस की जो आपको सारी चीज़ें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में कंटेंडिंग टीमों के बारे में आपको बताया जाता है कि उनके रन, उनके विकेट किस तरह हैं, या फिर आपको पाई चार्ट कभी दिखाया जाता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि किसी भी बैट्समैन ने जो हिट मारे हैं वो किसकी तरफ ज़्यादा मारे हैं। तो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है कि मैक्सिमम रन किधर से मारा है, उन्होंने लॉन्ग ऑन में लिया है, लॉन्ग ऑफ में लिया है, कट मारा है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको पाई चार्ट के माध्यम से बता दिया जाता है और सिंपली जो ग्रास्प कर लेता है आदमी, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है अगर वो ग्राफ को ज़्यादा पकड़ता है ना कि अगर कमेंटेटर की बात को ज़्यादा पकड़े। तो किसी भी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखते हैं तो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो अगर किसी भी चीज़ को, कहानी को अगर पिक्चर के रूप में दिखाया जाए तो बात जल्दी समझ आती है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट पार्लेंस की बात करें तो स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि अगर प्राइस वॉल्यूम एक्शन को हम एक ग्राफ के रूप में आपको दिखाएं तो बहुत ही जल्दी समझ आती है बात की कैसा ट्रेंड है, कब क्या प्राइस रहे हैं, किस तरह के इसमें फॉर्मेशन बनते हैं, और उस फॉर्मेशन को लॉजिकली अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बात शायद जल्दी समझ आती है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ टेक्निकल्स में देखना इंपॉर्टेंट है और क्या हम टेक्निकल से भी कुछ निकाल सकते हैं, स्क्रीन आउट कर सकते हैं। इंडेक्स के बारे में बात करें या इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करें, क्या हम वहाँ से ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ निकाल सकते हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों पर हम आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो एक दिखाया जाता है हमको कि एक फेज होता है जहाँ पर कि इकोनॉमिक रिसेशन होता है, तो वो गिरते हुई लाइन आपको दिखेगी, वो एक रिसेशन का फेज होता है। उसके बाद फिर जो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जिसमें कि आपको ग्राफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो वो फेज होता है ग्रोथ का। और फिर जो है फिर साइकिल नीचे की तरफ आती है, फिर हम रिसेशन की तरफ कहते हैं। तो ये एक साइकिल है जो कि अप एंड डाउन की जो साइकिल है, उस तरह से भी हम समझते हैं एक मोटे तौर से कि अप एंड डाउन की जो साइकिल्स हैं उस साइकिल को हम किस तरह से समझें और कब हम ये समझें कि साइकिल डाउन हो चुकी है और कब ये समझें कि साइकिल जो है अप हो रही है। इसी चीज़ को डीपली हम स्टडी करते हैं टेक्निकल्स में कि साइकिल कब सिग्नल दे रहा है कि ये साइकिल अप होने वाला है और साइकिल कब ये सिग्नल दे रहा है कि साइकिल जो है आने वाली साइकिल या आने वाली जो मूव है वो डाउन मूव की तरफ जाएगी। तो ये साइकिल का भी रिप्रेजेंटेशन हम टेक्निकल्स में देखते हैं। साथ ही साथ टेक्निकल्स में जो सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं वो लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना होता है। बेसिकली अगर आप ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं तो चूँकि मार्केट कंप्राइजेज ऑफ पीपल, इसमें इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो कि मार्केट में आते हैं और ट्रेड करते हैं। और जब कभी भी ट्रेड होता है तो वो उनका इम्प्रिंट ग्राफ के रूप में आता है कि कब कैसे लोगों ने रिएक्ट किया है और किस लेवल पे रिएक्ट किया है, किस तरह से रिएक्ट किया है, क्या एक्सूबरेंस रहा है। इन सारी चीज़ों को हम एक कह रहे हैं कि बिहेवियरल एनालिसिस भी है। तो बिहेवियरल एनालिसिस के थ्रू भी हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं और उसके बाद वो ट्रेंड कैसा बनता है, उनके रिएक्शन के बाद जो बनने वाला ट्रेंड है उसी की हम स्टडी स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के रूप में करते हैं। तो अगर आप देखें कि कभी भी जब ट्रेंड बहुत ही डाउन रहता है तो उसमें कंटेंट की फीलिंग होती है और कंटेंट के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ साइकिल पे जाता है तो कॉशन, थोड़ा आदमी कॉशियस हो जाता है कि मार्केट क्यों बढ़ गया ऊपर अचानक से। और प्राइस ट्रेंड अगर उससे फर्दर ऊपर की तरफ और फिर चलना चालू होते हैं तो लोगों में अब कॉन्फिडेंस आना चालू होता है, क्योंकि प्राइस जो कि बहुत ही बेनाइन नीचे की तरफ थे वो धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो लोगों में कॉन्फिडेंस को बूस्ट देता है और लोगों का एक पार्टिसिपेशन का भी फेज आता है। और उसके बाद जब प्राइसेस हैंसफोर्थ और ज़्यादा बढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है कि लोगों में कन्विक्शन आने लगता है कि नहीं,
दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर मेनी डेज और मेनी मंथ्स और ईयर्स, वो एक कन्विक्शन डेवलप होता है। और वही जब कन्विक्शन मार्केट में ज़्यादा दिखता है तो वो एक फेज होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, और कहीं ना कहीं रैली अपने एंड की तरफ होती है और वहाँ से फिर मार्केट एक डाउन मूव की तरफ जाता है। तो जब लोगों में कन्विक्शन का लेवल बढ़ जाता है उसके बाद हम क्या देखते हैं कि थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी आती है। मार्केट जब गिरने लगता है तो लोग थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, और कॉम्प्लेसेंट के बाद मार्केट फर्दर जब गिरता है तो एक कंसर्न उभर के वापस आ जाता है लोगों के। ये लोग कंसर्न हो जाते हैं क्योंकि काफी ऊपरी भाव में लोग स्टक हो जाते हैं, तो एक कंसर्न उनके अंदर आ जाता है और वापस पेसिमिज्म की तरफ जब और प्राइसेस नीचे आते हैं तो जो कैपिचुलेशन जिसे कहते हैं या पेसिमिज्म कह लें, और पेसिमिज्म वो एक ऐसा माहौल होता है जहां पर कि लोग अपनी चीजें तो बेचना नहीं चाहते, लेकिन गिरती हुई प्राइसेस में ऐसा मतलब माहौल बन जाता है कि लोग अपने स्टॉक को, अपने बॉन्ड्स को या किसी भी चीज को, गिरती हुई चीज में लोग जो है ना चाहते हुए भी वो मजबूर हो जाते हैं सेल करने के लिए। तो वो कैपिचुलेशन का पीरियड होता है जो कि पेसिमिज्म भरा वातावरण होता है और वहां बेचते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखेंगे, और यही साइकिल की स्टडी है कि हम किस तरह से साइकिल में चलते हैं और लोगों का बिहेवियर उस साइकिल में किस तरह का रहता है। तो ये जो ग्राफ आपके सामने है वो लोगों के एक्चुअली बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो बिफोर गोइंग इनटू चार्ट्स इन चीजों को समझ लेना थोड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर इन सारी चीजों को जो बिहेवियर एनालिसिस है अगर हम करते हैं तो शायद पिक्चर और ज्यादा क्लियर होती है। अब टेक्निकल अप्रोच में कुछ बातें हैं जिनको बहुत ही गूढ़ अध्ययन किया गया है, पूरी दुनिया में लोगों ने किया है, और यहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट में जो प्राइसेस में काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, प्राइसेस ऊपर और नीचे होते हैं और इसमें किसी के फॉर्चून बनते हैं, किसी का फॉर्चून बिगड़ भी सकता है। तो ये जो प्राइसेस हैं ये लोगों को ल्योर करते हैं। जो प्राइस का मूवमेंट है काफ़ी जिसे कि जानकार जो लोग हैं, जो कि बहुत रिसर्च एनालिस्ट कह लें या अकाउंटेंट्स कह लें या अच्छे अच्छे जो भी अपने क्षेत्र में लोग हैं जो कि दिमाग काफ़ी अप्लाई करते हैं, वो लोगों को लिए ये एक रिसर्च का विषय रहा है और एक स्टडी का विषय रहा है। और बहुत दुनिया में इन सारी चीज़ों पर बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर पर कि कब जो है इंसान या कोई जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं कब चीज़ों को खरीदते हैं, कैसे फॉलो बाइंग होती है और फिर कब बेचते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत सारे लोगों ने कई एंगल से इसमें स्टडी की है। और स्टडी अगर जिन्होंने इसको अच्छी तरह से कर लिया है उसके रिवॉर्ड एनॉर्मस रिवॉर्ड हैं इसके, और अगर आपने इस स्टडी को थोड़ी गलती अगर की तो इसके पेनाल्टी भी बहुत हैं। तो चूंकि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है इसीलिए इस मार्केट ने बहुत सारे क्षेत्र से बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में दो डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ थॉट हैं जिसके थ्रू हम स्टॉक के वैल्यूएशंस को या स्टॉक जहां है वहां से हेंसफोर्थ या गोइंग फॉरवर्ड किस तरह की जो ट्रेंड हो सकता है, किस दिशा में जा सकता है, इसके लिए दो डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ थॉट हैं जिस पर लोगों ने फोकस किया। पहला फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल है। तो ये दो चीजें हैं, दो पिलर्स हैं आप कह लें, जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि किस स्टॉक या किस इंडेक्स में हमको निवेश करना चाहिए या कहां से हमें निकल जाना चाहिए। टेक्निकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्यों एफिशिएंट मार्केट थ्योरी है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी को अगर देखें तो सबसे पहली चीज जो टेक्निकल में हम बात करते हैं कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब भाव में सब चीजें निहित हैं, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडेक्स और स्टॉक। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको आप समझिए कि अगर किसी भी स्टॉक की प्राइस किसी एक्स प्राइस पे ट्रेड हो रही है या कोई इंडेक्स किसी एक्स प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब है कि उस प्राइस पे जो भी मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उस प्राइस पे मैच हो रही है। और डिमांड सप्लाई जब कभी भी किसी प्राइस पे मैच हो रही है तो जो कोई एक बड़ा इन्वेस्टर है या जो इंसाइडर है या मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग उसके फंडामेंटल को प्राय सब लोग जानते होते हैं और उस जानकारी के बाद ही वो लोग वहां पर आकर ले बेच करते हैं और उसके मार्केट में प्राइस डिस्कवरी करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग।
दूसरा है कि मार्केट में जो लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और वो लोग किसी भी न्यूज़ पे, किसी भी फंडामेंटल की न्यूज़ को कह लें, फैक्ट को कह लें अबाउट कंपनी और इकोनॉमी, वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंटली रिएक्ट भी करते हैं और उस रिएक्शन के कारण भी मार्केट जो है एफिशिएंट है उसके प्राइस डिस्कवरी को लेकर। और टेक्निकल्स में जो एक बड़ी बात जिसको कि सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो फॉलो करते हैं उसमें ये है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसका जो है वो फ्यूचर में भी वैसी चीज़ें बनती हैं, वैसे फॉर्मेशन बनते हैं, वैसे पैटर्न बनते हैं। और ये पॉइंटर है कि अगर पिछली मरतबा या पिछले साल या पिछले कभी भी उस तरह के स्पेशल पैटर्न या फॉर्मेशन का उस स्टॉक में या इंडेक्स में बने हों और उसके बाद प्रोसीडिंग जो मूव रहा हो वो मूव अगर उसी तरह का फॉर्मेशन बाद में बनता है तो उसके बाद भी उसी तरह के मूव आ सकते हैं। तो मतलब प्राइस पॉइंटर्स जो प्रीवियसली रहे हैं वो प्रेजेंट में भी काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसके टेक्निकल की जो अवधारणा है कि जो प्रीवियस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जिसे हम कह सकते हैं उस तरह की बातें टेक्निकल्स में हम लोग मानते हैं। टेक्निकल्स में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो मार्केट में जो स्विंग्स आते हैं, मार्केट में जो भी हम स्विंग देखते हैं वो रैशनल होते हैं। टेक्निकल्स का मानना है कि ये स्विंग है रैशनल है। अदरवाइज देखिए अगर कोई भी आप समझोगे मार्केट कभी भी आपने अगर एक्सपीरियंस से भी देखा होगा कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, उसमें कुछ स्विंग्स हमेशा ऐसे करके स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसमें घूम फिर के इधर उधर करके मार्केट चलता है। तो जो स्विंग्स उसके अंदर हैं तो वो रैशनल होते हैं। टेक्निकल का मानना है कि स्विंग्स आर रैशनल्स और वो स्विंग्स हैं प्रेडिक्टेबल भी हैं। कुछ अगर चीज़ों को, कुछ टूल्स को अप्लाई किया जाए तो वो सारे स्विंग्स को हम पकड़ सकते हैं और प्रेडिक्टेबल चूंकि हैं इसलिए अपॉर्चुनिटीज है और उस अपॉर्चुनिटी में एक ट्रेडिंग बेट भी लिया जा सकता है। और टेक्निकल्स में जो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम प्राइस और प्राइस के डेरिवेटिव्स को, जो प्राइस से निकाली हुई डेरिवेटिव्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, इन्हीं चीज़ों को, वॉल्यूम को, इन तमाम चीज़ों को मिला के एक जो है बाइंग और सेलिंग का जो डिसीजन होता है वो टोटली केवल प्राइस और प्राइस के डेरिवेटिव से ही निकालकर डिसीजन लिया जाता है टेक्निकल्स में। और टेक्निकल एनालिसिस की जो वाइड स्प्रेड अप्रोच बढ़ती जा रही है लोगों के बीच, इसकी पैठ बढ़ती जा रही है क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और टाइम टेस्टेड है। तो ये दोनों चीज़ों में काम जो टेक्निकल एनालिसिस का जो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे काफ़ी बढ़ चुका है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, इसके जो इंट्रिंसिक जो डेफिनेशन है अगर उसके बारे में बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस जो है किसी भी स्टॉक के या इंडेक्स के हम तीन चीज़ों के एनालिसिस करते हैं। उसमें पहला प्राइस, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा ओपन इंटरेस्ट। अब ये प्राइस किसी भी स्टॉक के प्राइस को लेते हैं, फिर वॉल्यूम को देखते हैं और अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेड हो रहा है, वायदे बाजार में है, तो उस वायदे बाजार के ओपन इंटरेस्ट को हम देखते हैं कि वो उस ओपन इंटरेस्ट में लोगों का कुछ इंटरेस्ट है क्या। और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है उसको समझ लें कि ओपन इंटरेस्ट जब कभी भी वायदा बाजार में आप ट्रेड करते हो तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वायदा होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन ओपन इंटरेस्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स उसमें कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की एक क्वांटिटी होती है और उसके साथ साथ जो है अगर वो ओपन इंटरेस्ट समझ लो कि आपकी अगर किसी भी स्टॉक में उसकी 1000 की क्वांटिटी है और उसमें अगर वायदा में किसी ने बेचा किसी ने लिया तो ओपन इंटरेस्ट ट्रेड होता है मार्केट में और ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो जाता है। तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि 1000 ओपन इंटरेस्ट खड़े हो गए। 1000 शेयर्स में दो पार्टियों का इसमें इंटरेस्ट है, कोई लॉन्ग है कोई शॉर्ट है, तो इसी को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो जब प्राइस वॉल्यूम भी देखेंगे और अगर वायदा बाजार में है तो उसके ओपन इंटरेस्ट को भी देखेंगे। इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद हम फिर डिसाइड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में आने वाले दिनों में इनकमिंग अप मूव या डाउन मूव हो सकते हैं। अब टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल फोरकास्टिंग के बारे में हम देखें तो दो डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ थॉट हैं जिसके बारे में
पूरे मार्केट को पता है और दो अलग अलग तरीके हैं देखने के। तो इसको हम समझ लें कि पहली चीज़ कि जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ हम चाहते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो किस तरफ मूव करेंगे, चाहे फंडामेंटल ले लो, चाहे आप टेक्निकल ले लो, चाहे डेरिवेटिव की एनालिसिस कर लो। एक ही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि प्राइसेस जो अभी हैं वो क्या होगा आने वाले फ्यूचर में। तो इसकी बात हम दोनों जगह करते हैं, फंडामेंटल या टेक्निकल में। और जो टेक्निकल है उसमें हम मार्केट एक्शंस को केवल और केवल हम देखते हैं कि क्या मार्केट एक्शंस, और मार्केट एक्शन जैसे हमने समझा कि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, ये होता है मार्केट एक्शंस। जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो वो फंडामेंटल में क्या बात करते हैं, जो इकोनॉमिक फोर्सेस क्या हैं और जो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन कैसी है, तो उन तमाम चीज़ों पे फंडामेंटल विचार करता है। टेक्निकल में हम केवल और केवल मार्केट एक्शंस की बात करते हैं। और उसके बाद जो टेक्निकल में देखें, जो दूसरा पायदान है जिसपे कि टेक्निकल बोलता है कि इट एग्जामिन्स वेदर द स्टॉक और द इंडेक्स अंडर स्टडी इज इन अ ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। मतलब हम ट्रेंड निकालने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंड है, प्राइस के जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड की तरफ है। और अगर अप ट्रेंड है स्टॉक तो उसको बाई करना चाहिए, डेफिनेटली हर कोई ट्रेंड के साथ रहना चाहता है। और अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। जहाँ पर कि अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एग्जामिन करते हैं कि रेलेवेंट जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द मार्केट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो किसी भी चीज़ को हम जो है उसके फैक्टर की एनालिसिस करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो कि इसके इंट्रिंसिक वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। तो और उसके बाद हम उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो हमारे लिए बाई है, और इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर अगर कोई चीज़ ट्रेड हो रही है तो उसमें सेल का इंडिकेशन होता है। अब टेक्निकल्स में हम बात करते हैं कि स्टडी करते हैं, जैसे कि हम इफेक्ट की बात करते हैं। स्टॉक के प्राइस की ट्रेडिंग हो रही होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, और उस प्राइस पे जो इफेक्ट होता है, प्राइस का इफेक्ट मतलब इम्पैक्ट जो होता है ट्रेडिंग का वो प्राइस के ऊपर होता है। तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हम उसकी केवल स्टडी करते हैं। मतलब प्राइस के इफेक्ट की, जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है प्राइस पे, उसकी हम स्टडी टेक्निकल में करते हैं। लेकिन फंडामेंटल क्या करते हैं, फंडामेंटल में ये करते हैं कि जो प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा है उसकी कॉज, उसके जो मूवमेंट हो रहे हैं उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं हम फंडामेंटल में, कि किन कारणों से, ऐसी क्या बात है इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में, कि ये गिर रहा है या बढ़ रहा है। उस चीज को निकालने की कोशिश, जो कॉज होता है, कॉज फंडामेंटल में कॉज और टेक्निकल में इफेक्ट। और फंडामेंटल और टेक्निकल में कुछ चीजें जो है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और मोस्टली उस पॉइंट पे होता है जब एक टर्निंग पॉइंट आता है। अदरवाइज दोनों मोटा मोटी आप समझोगी कि एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन जब कभी भी टर्निंग पॉइंट आता है तो वहां पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग विचार एक दूसरे के प्रति रहते हैं, मतलब सोच में रहता है, क्योंकि फंडामेंटल में डेटा आते आते समय लगता है, और टेक्निकल्स में चूंकि जो लोग समझ रहे होते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, वो लोग बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। तो अगर कुछ बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, या बहुत ज्यादा सप्लाई होगी तो स्टॉक प्राइस गिर जाता है। तो जो टर्निंग पॉइंट है उस जगह पे हम चूंकि प्राइसेस के बहुत करीब रहते हैं टेक्निकल्स में जानने के लिए, तो टेक्निकल्स जो है आपको पहले इंडिकेशन देगा कि कोई भी प्राइस गिर सकता है या बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइस पे जो भी हलचल हो रही है उस चीज की एनालिसिस टेक्निकल में करते हैं। फंडामेंटल पे आते आते वो थोड़ा समय लगता है। और टेक्निकल्स में सबसे बड़ी चीज फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का है जो कि इसको बहुत सारा स्ट्रेंथ देता है टेक्निकल एनालिसिस में, और वाइडर एक्सेप्टेंस भी देता है। और वहीं पर अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो वहां पे एक हरकुलियन टास्क हो जाता है कि हम सारी मार्केट को ट्रैक करें। अगर आपने टेक्निकल जान लिया तो आपके सामने किसी भी मार्केट के किसी भी स्टॉक को दे दिया जाए, आप बहुत जल्दी से एनालिसिस करके बता सकते हो कि जो है इम्पेंडिंग मूवमेंट जो है वो किस तरफ हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अगर इंडिया में हो और मैं किसी दूसरे देश में का स्टॉक दे दूँ, किसी फूडसी में ट्रेड होते हुए स्टॉक को दे दूँ, या फिर यूएस मार्केट में किसी स्टॉक को दे दूँ, तो आपको काफ़ी समय लगेगा, वक्त लगेगा।
फंडामेंटली उस स्टॉक की वैल्यू डिराइव करने में या स्टॉक के बारे में कुछ कहने में। लेकिन टेक्निकल्स अगर आपको दे दिया जाए तो आपने ग्राफ स्टडी करनी है, प्राइस वॉल्यूम एक्शंस को स्टडी करनी है और तुरंत आपने बता देना है कि किधर स्टॉक लग रहा है, भी जा सकता है। अब आपके सामने एक ग्राफ है, जिस सिंपल एक एग्जांपल के लिए कि आपके सामने जो ग्राफ है वो ग्राफ अगर आप देखो तो आपको समझ आएगा कि बस एक अगर आप टेक्निकल नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तो आपको प्राइसेस में बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे, इस प्राइस में क्या क्या चीजें हैं जिससे आप देखोगे, जिससे कि कुछ चीजें ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त बनाई जा सकती है इस ग्राफ को देख के। तो उसमें सबसे पहले देखिए हम इसके बॉटम्स को मिलाते हैं, जो भी प्राइस है आपके सामने उसके बॉटम्स को मिलाते जाएंगे तो एक ट्रेंड की तरह एक स्ट्रेट लाइन में बॉटम मिल जाते हैं आपको। और बॉटम मिलने के बाद हम इसके टॉप को मिलाते हैं, फिर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी देते हैं और तो कई हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको सामने दिखेंगी। और उसके बाद ये दिखेगा कि ये प्राइस जो भी पहले कुछ नहीं दिख रहा था, एक ऐसे लग रहा था कि पहाड़ में बढ़ रहा है, लेकिन उसके बढ़ने में भी आपको बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे और उस पैटर्न में बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके सामने रखा कि ये चीजें भी बहुत सारे काम में आ सकती हैं ट्रेडिंग के रूप में आपके लिए। टेक्निकल्स में अगर देखेंगे आप तो टेक्निकल्स की जो अवधारणा है, जो मानना है टेक्निकल्स में, वो उसका एक और रूप है आपके सामने कि जो रिदम है नेचर में, क्योंकि एक हार्मनी है नेचर में। अगर आप देखोगे किसी भी चीज को देख लो तो एक हार्मोनिकल पैटर्न है नेचर में। और कभी भी जब नेचर में डिसहार्मनी होती है तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि भूकंप आ गया या बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हो गई या फिर तूफान आ गया, क्योंकि डिसहार्मनी में चीजें चली जाती हैं। तो जो हार्मोनिकल नेचर है उसी तरह मार्केट में भी एक हार्मनी है, आप प्राइसेस में एक हार्मनी है, उस हार्मनी को जानने की कोशिश करेंगे। क्यों है ये? क्योंकि अगर हम नेचर को देखें तो नेचर में जो है चेंज ऑफ सीजन जो होता है वो एक रेगुलर इंटरवल है। कब ठंड आनी है, कब गर्मी है, बरसात है, फिर ठंड आनी है, तो ये साइकिल है और इस साइकिल का एक निश्चित समय पर आती है ये साइकिल। तो चेंज ऑफ सीजन भी उसका एक आधार है टेक्निकल का। दूसरा हम देखें कि सनसेट या सनराइज को देख लें, मून राइज या मूनसेट को देख लें, या फिर हम कह लें कि मून की जो चंद्रमा की दशाएं हैं, जो चंद्रमा की जो प्रथमा से लेके अगर आप देखें पूर्णिमा तक की जो दशाएं हैं, फर्स्ट डे टू पूरे फोर्टनाइट में जो मून का मूवमेंट है, वो भी सारी चीजें निश्चित हैं और वो एक हार्मोनिकल पैटर्न में है, उसका भी एक पैटर्न है। तो ये चीज जो अगर हम ग्रैनुलर स्टडी करते हैं तो इस ग्रैनुलर स्टडी में आपको बहुत चीजें इन हार्मनी है एक दूसरे के। और अगर कोई भी चीज इन हार्मनी है, किसी भी चीज में एक साइकिल है, उस साइकिल को हम स्टडी कर सकते हैं और लॉजिकल स्टडी हम अप्रोच करेंगे और उसकी समझने की कोशिश करेंगे कि ये अगर है तो क्यों है और उसके बाद क्या हो सकता है। अब रैशनल क्या है टेक्निकल्स में? टेक्निकल्स में जो रैशनल की बात करते हैं उसमें है, पहला रैशनल है कि मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो मार्केट में चीजें हो रही हैं, जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है, उसमें सारी नोन अननोन सब चीजें कंपनी के बारे में फंडामेंटल टेक्निकल बोल लें, डेरिवेटिव की एनालिसिस बोल लें, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड एट द प्राइस उसमें। तो ये पहला मानना है, रैशनल है कि मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दूसरा है कि प्राइसेस जो हैं वो हमेशा ट्रेंड में चलते हैं। किसी भी चीज में आप देखें नेचर में भी हर चीज एक ट्रेंडिंग होती है, तो प्राइसेस भी उसी तरह से ट्रेंड में चलते हैं, आइदर दे आर इन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो ये ट्रेंड है, उस ट्रेंड में ही चलते हैं। और तीसरा, जैसा हमने पहले भी कहा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का मतलब है कि जो पिछली बर्तवा हुआ है या जैसे पैटर्न हुए हैं वो पैटर्न भविष्य में भी हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को जो कि पिछली बर्तवा हुई है वो सामने आगे भी होगी। और अगर उसी तरह की चीजें, उसी तरह का चित्र, ग्राफ अगर सेम है, रेप्लिकेट करता है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वो चीजें फिर से रिपीट होंगी। टेक्निकल एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, उस पर हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज कि टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है कि जहाँ पर कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन आपके सामने रखा जाए।
आप बेस्ट टाइम कर सकते हो मार्केट में कि हमको कहाँ पे किस जगह कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, और उसके सेटअप होते हैं जिसमें कि आपको हेल्प करता है और आपके रिटर्न को एक्सेलरेट करता है। टेक्निकल एनालिसिस से हम ये भी पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पीरियड में कौन सा जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्विक राइज होगा या क्विक फॉल हो सकता है, और इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कुछ पीरियड में ये जल्दी गिर सकता है या कुछ पीरियड में ये जल्दी बढ़ सकता है। और इन सारी चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिनेटली थोड़ा अच्छा हो सकता है। और विद द हेल्प ऑफ चार्ट अगर आप देखें तो चार्ट के द्वारा आप प्रोबेबिलिटी जो है इसमें पॉसिबली अराइव कर सकते हैं कि क्या टाइम में कितना प्राइस बढ़ सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है चार्ट का। और रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अगर देखें कि अगर हम बेंचमार्क को मान लें कि निफ्टी है और निफ्टी में जितने स्टॉक्स हैं या अदरवाइज आउटसाइड निफ्टी भी अगर देख लें, हम कंपेयर कर सकते हैं दो चार्ट को कि कौन सा चार्ट मजबूत है और कौन सा कमजोर है, और कौन सा ज़्यादा बढ़ सकता है, कौन सा ज़्यादा गिर सकता है। तो हम एक रिलेटिव कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इससे अपने को बात समझ आती है कि जो भी हम ओन करते हैं वो चीज़ रिलेटिवली कितनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। और चार्टिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चार्ट अगर समझ जाते हैं तो हम वी कैन अप्लाई टू एनी मार्केट, एनी एसेट क्लासेस, किसी भी एसेट क्लास हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो इक्विटी हो, एनीवेयर जहाँ पर की ट्रेडिंग होती है और ह्यूमन साइकोलॉजी जहाँ पर इन्वॉल्व होती हो, और उन सारी चीज़ों को, उन सारे स्पेसेस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो टेक्निकल्स में जो थ्योरीज हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ की थ्योरी जो है टेक्निकल्स में वो कहाँ से आई, कैसे आई। तो सर चार्ल्स डाउ ने 1900 से लेकर 1902 ईस्वी के बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल में उन्होंने अपने कुछ एडिटोरियल पब्लिश किए थे, और उस एडिटोरियल को 2 सालों के एडिटोरियल को उसको मिला के उनकी एक डाउ थ्योरी बनाई गई, जिसको कि हम सारे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो बहुत ही कीनली फॉलो करते हैं, और बहुत ही इंसाइट है इसके अंदर, उनके अपने जीवन का भी अनुभव है, और जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह लिखा है, जिसको हम देखेंगे। और सर डाउ थ्योरी का जो एजम्पशन था वो 6 एजम्पशन थे। 6 एजम्पशन के ऊपर उन्होंने पूरी थ्योरी है डाउ थ्योरी की, और अगर हम इसको सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से मार्केट के डायरेक्शंस को और लॉन्गर टर्म में मार्केट को पूरी तरह से उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो पहला है जैसा कि एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो जो डाउ थ्योरी का पहला एवरेजेस का मतलब, डाउ का कहने का मतलब है सर डाउ का कि एवरेज मतलब जो इंडेक्स है, किसी भी मार्केट में जो इंडेक्स होता है वो डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब प्राइसेस में, जैसे हमने बताया पहले कि प्राइस में सब कुछ डिस्काउंट है। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए वहाँ के जो इंडेक्स होते हैं उसके अंदर सारी चीजें निहित हैं, सब लोग उसकी इकोनॉमी के बारे में जानते होते हैं। तो जो प्राइस चल रहा होता है आइदर बेयर और बुल हो, ट्रेंड हो, तो वो सारी चीजों को उसमें निहित रहता है। और कभी भी जब मार्केट का एक मूव होता है, मार्केट जो है वो 3 जो है ट्रेंड में मूव करता है। 3 तरह के ट्रेंड है मार्केट में। और तो एक प्राइमरी ट्रेंड है, प्राइमरी मतलब आप समझ लो कि एक जो बड़ा ट्रेंड है उसको हम प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं, बहुत दिनों तक का ट्रेंड हो। और प्राइमरी ट्रेंड वो होता है, और उसके अंदर उस प्राइमरी ट्रेंड को जो करेक्ट करता है, जो उस ट्रेंड को करेक्ट कर रहा होता है, उसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। और तीसरा जो होता है माइनर ट्रेंड होते हैं। तो माइनर ट्रेंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आते हैं, और ये बहुत ही कम फ्लक्चुएशन, वैल्यू बहुत कम होता है, इसीलिए इसका नाम भी माइनर है। तो वो माइनर ट्रेंड भी मार्केट में होते हैं। तो ये 3 तरह के बेसिकली ट्रेंड हैं जिसको सर चार्ल्स डाउ ने अपने दूसरे एजम्पशन में बताया है। और प्राइमरी ट्रेंड में 3 तरह के फेजेस होते हैं। जो प्राइमरी जो एक बड़ा ट्रेंड है मार्केट का, उसमें 3 ट्रेंड और 3 फेज होते हैं। और चौथा जो एजम्पशन है कि द एवरेजेस मस्ट डिस्काउंट एवरीथिंग। एवरेजेस का मतलब हो गया, जैसे कि इंडियन इक्विटी के पार्लेंस में अगर बात करें, जैसे हम कह रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स, ये 2 एवरेजेस हैं, या बैंक निफ्टी हम समझ लें, ये तीसरा एक एवरेज है। तो दे मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। इन लोगों को जो है एक दूसरे के जो है के साथ मूव करना। अगर मान लो कि आप समझ लो कि निफ्टी एक तरफ चल रहा है ऊपर की तरफ और सेंसेक्स नीचे की तरफ चल रहा है, तो ये एक दूसरे को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे, मतलब डाइवर्स सिग्नल है। तो
कोई भी ट्रेंड समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि जो एवरेजेज हैं वो क्या एक ही तरफ की तरफ दिशा दिखा रहे हैं या दूसरी दो तरफ की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों को कंफर्म करना जरूरी होगा किसी भी चीज को मैंने ब्रॉडर रूप से समझने के लिए कि वहाँ के जो एवरेजेज हैं दे मस्ट कंफर्म ईच अदर। साथ ही साथ जब हमने ट्रेंड कंफर्म कर ली तो दूसरा अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। अब अगर समझ लीजिए कि एक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है, हमने ये समझ लिया अप ट्रेंड है क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड बहुत लंबे दिनों से ऊपर चल रहा है। और साथ ही साथ हमने समझ लिया कि एवरेजेस भी एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं, ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम अगर वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन नहीं है, ट्रेंड का ऊपर हो जाना, एवरेजेस को साथ चलना, ये तो कंफर्म हो गया कि वो अप ट्रेंड है। लेकिन वॉल्यूम अगर नहीं है मतलब लोगों का विश्वास नहीं है, वॉल्यूम नहीं मतलब लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज ऊपर चल रही है तो लोगों का विश्वास तो होना चाहिए मार्केट में कि जो ट्रेंड है वो अच्छा होना चाहिए, और ये अच्छा है तो लोग विश्वास करेंगे तो ट्रेड करेंगे, लोग चीज खरीदेंगे। तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। वॉल्यूम आना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही निहायत रूप से जरूरी है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए उस ट्रेंड में। अगर आप अप ट्रेंड है तो पैसा अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो बहुत ही मामूली, क्योंकि लोगों को ही बिलीव नहीं है। मार्केट अगर बिलीव नहीं करता है कि किसी भी चीज में वॉल्यूम नहीं लाता है तब तक जो है हमें थोड़ा साइडवेज या साइडलाइन रहना चाहिए। और चूंकि मार्केट ट्रेंड में चलते हैं, ऐसा टेक्निकल्स मानता है, मार्केट ट्रेंड में चलते हैं और ये ट्रेंड में तब तक चलेंगे जब तक कि कोई डेफिनेट, जो छठा अजम्पशन है सरडाव का, कि ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहेंगे जब तक कि कोई डेफिनेट इसमें सिग्नल नहीं दे दें वो टेक्निकली कि ये फिर से ट्रेंड खराब हो रहा है। ये 6 एजम्पशन हैं आपके सामने जो कि सर चार्ल्स डाउ ने अपने पब्लिकेशंस के थ्रू लोगों को अपने एक्सपीरियंस में बताया, और पूरा मार्केट जो है उनके एक्सपीरियंस से लाभ लेकर इसमें टेक्निकल्स में अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं नए नए, लेकिन बेसिक्स जो है अभी भी है। ये मतलब 100 साल के ऊपर हो गया सर चार्ल्स डाउ ने जब इसे अनुभव किया था, लेकिन जो बेसिक्स है इट विल रिमेन द सेम फॉर द डिकेड्स। प्राइमरी ट्रेंड को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ट्रेंड प्राइमरी है कि नहीं, अब उसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। जो वैल्यू एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन है किसी भी प्राइमरी ट्रेंड में, जैसा कि अपने ट्रेंड में देखा था चार्ल्स डाउ ने जो बताया था कि 3 ट्रेंड है, तो प्राइमरी ट्रेंड में एटलीस्ट 20% का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो हम कभी भी बोलेंगे प्राइमरी ट्रेंड अप है तो उसमें 20% का एप्रिसिएशन होना चाहिए, या प्राइमरी ट्रेंड डाउन है तो 20% का डेप्रिसिएशन मतलब गिरा होना चाहिए ट्रेंड। और टाइम पीरियड जो है ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर होना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड और वैल्यू का एक मापदंड है जिसमें कि हम किसी भी ट्रेंड के लिए कर सकते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड को करेक्ट करता है। प्राइमरी ट्रेंड अप है तो सेकेंडरी ट्रेंड नीचे होगा, प्राइमरी ट्रेंड डाउन है तो सेकेंडरी ट्रेंड अप होगा। उसमें वैल्यू करेक्शन क्या होता है, जितना भी प्राइमरी ट्रेंड है जो लंबी अवधि में उसका 1/3 या 2/3 करेक्शन होगा, उसमें गेन और लॉस होगा प्राइसेस में, वैल्यू में। और टाइम पीरियड जो है वो 3 महीने से लेके कुछ महीनों तक, 3 हफ्ते से लेके कुछ महीनों तक ये रह सकता है। माइनर ट्रेंड में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो मीनिंगलेस हैं, इन देमसेल्व्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। और टाइम पीरियड जो है यूजुअली 6 दिनों से कम दिनों का होता है, 6 दिन हो या उससे कम हो। और कभी कभी ये लोग 3 माइनर जो ट्रेंड है वो 3 सप्ताह तक रहता है। अब सर चार्ल्स डाउ ने जो फेजेस बताया कि 3 ट्रेंड और 3 फेजेस, तो 3 जो फेजेस हैं प्राइमरी ट्रेंड में, जो फेजेस आते हैं उसमें पहला एक्यूमुलेशन, दूसरा पार्टिसिपेशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी ट्रेंड जो बुल ट्रेंड है उसके 3 फेजेस। पहला जो है एक्यूमुलेशन, जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उस ट्रेंड में कौन आते हैं, इनसाइडर जो होगा या जो वैल्यू इन्वेस्टर है, जो बहुत ही मार्केट को अच्छी गहराइयों से समझ रहा होता है, सबसे पहले वो आते हैं मार्केट में उसके प्राइमरी एकदम नेसेंट स्टेज पे, और वो पैसा डालते हैं मार्केट में। तो वो एक्यूमुलेशन का फेज होता है। उसके बाद जब निचले स्तरों से मार्केट बढ़ जाता है तब लोगों को लगता है, सारे लोगों को कि नहीं मार्केट बढ़ गया है, ऊपर है, तब वो पार्टिसिपेशन का फेज आता है, उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पार्टिसिपेशन का फेज आता है। और अब उसके बाद फिर जो लास्ट यूफोरिक फेज होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है, उसमें मास पार्टिसिपेशन होता है। और उस समय जो है
लोग मतलब वैल्यूएशन आप बोल रहे हैं या टेक्निकल्स बोल रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम रूफ फिट होती हैं। पागलपन सा लोगों में होता है और लगता है कि सब कुछ स्टॉक मार्केट में ही है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है। तो 3 फेजेस में मार्केट जो है मूव करता है। और सिमिलरली बियर फेज में अगर प्राइमरी ट्रेंड डाउन हो तो उसमें सबसे पहला फेज जो आता है वो भी 3 फेजेस होते हैं। उसमें भी तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि बियर फेज चालू ही होता है ऊपर से, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं चीज़ें, और डिस्ट्रीब्यूट के बाद जो है इसमें एक पैनिक मोड आता है, और पैनिक में सारे लोग जो है वहाँ पर माल बेच देते हैं, और उस पैनिक मोड के बाद फिर एक्यूमुलेशन का एक फिर से पेज आता है, जो कि मार्केट फिर से टर्न होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, पैनिक और एक्यूमुलेशन, ये 3 डाउन ट्रेंड के फेजेस हैं। तो हमने फर्स्ट में देखा कि क्या रैशनल थे, क्या इंपॉर्टेंस था, और टेक्निकल्स में देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट थे, और फिर डाउ थ्योरी को हमने बहुत ही एलैबोरेटली देखा। अब इसके बाद हमने रैशनल मतलब बैकग्राउंड समझ लीजिए कि हमने इस सेशन में केवल आपके लिए पृष्ठभूमि दी है एक तरह से, कि हमें क्यों टेक्निकल देखना चाहिए, क्या कारण है और क्या थ्योरी है। अब हम टेक्निकल्स में ये देखेंगे कि कैसे उसको रीड करें। टेक्निकल्स में चार्ट को कैसे समझेंगे, तो चार्ट के जो कंस्ट्रक्शन है वो हम अब उसके बारे में उसमें जानेंगे कि क्या कैसे रीड करें और कौन से चार्ट को अपना एक टूल बनाएं